नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। देश में पीएफआई पर बैन लगने के बाद से ही इस संगठन के स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार देशमुख को कथित तौर पर सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि पीएफआई के एक नेता ने हाथ से पत्र लिखकर विधायक को जान से मारने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, इस पत्र में अयोध्या और मथुरा को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पीएफआई पर बैन लगने के बाद से इसका असर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, महाराष्ट्र में बीजेपी नेता को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, पीएफआई के ऊपर बैन लगाया गया। ये बैन पूरे हिंदुस्तान में है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पूरे सबूत इकट्ठा किए। ये जो पीएफआई के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान चलाया गया, दो बार रेड मारे गए। सीबीआई, एनआईए, उसके साथ साथ ईडी की टीम थी, हर स्टेट की अलग अलग पुलिस की, एटीएस की टीम भी थी। इसमें अलग अलग जगहों पर जो छापे मारे गए थे, उसमें महाराष्ट्र की भूमिका को देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने प्रोएक्टिव होके उन रेड में भूमिका अपनी निभाई थी। और महाराष्ट्र में अभी बीजेपी और शिंदे की सरकार है। यानी कि इन लोगों ने जो पीएफआई के खिलाफ जब बैन लगाने की बात हो रही थी, तो उस समय तक कुछ पार्टियां तो सॉफ्ट तरीके से इसका समर्थन कर रही थी, कुछ पार्टियां जो थी वो बीच बीच का रुख अपना रही थी, और कुछ पार्टियां सीधे तौर पर इसका विरोध कर रही थी कि पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया ही जाना चाहिए। जैसे जब प्रतिबंध लगा तो सबसे पहले कुछ पार्टियों ने, यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी शुरू कर दिया था कि पीएफआई के ऊपर तो बैन लग गया, अब संघ के ऊपर, आरएसएस के ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए। तो उस समय जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से इस पीएफआई के बैन का समर्थन किया गया था, और जिसमें बड़ी भूमिका महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस की टीम ने भी निभाई थी, वो थी महाराष्ट्र की सरकार। एकनाथ शिंदे ने जो पहला बयान दिया था कि पीएफआई पर बैन लगाया जाना बहुत जरूरी था, और महाराष्ट्र की सरकार इसमें पूरी तरह से समर्थन कर रही है। अब महाराष्ट्र में एक ऐसी जो स्थिति पैदा करने का साजिश, कई जो खुलासे हुए पीएफआई के, उसमें मुंबई से भी लिंक थे, दूसरे जगहों से भी लिंक थे कि किस तरीके से पीएफआई मुंबई को टारगेट कर रही है। मुंबई ऐसे भी पाकिस्तान के टारगेट पे रहता है, आर्थिक राजधानी है भारत की, और वहाँ पर पहले भी हमले किए गए हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के माध्यम से। तो अभी पीएफआई पर जो वहाँ पर बैन लगा, और पीएफआई पर बैन लगने के बाद भी कई ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद जो पीएफआई के लोग, कार्यकर्ता, जो उसके मेंबर थे, उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। तो अब ये बौखलाहट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो इस बार सरकार बनी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ही रहा है हिंदुत्व का। एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे को तो अपना आदर्श माना है, लेकिन उद्धव ठाकरे से समर्थन वापस लेने, यानी उद्धव ठाकरे से अलग होने के लिए उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। वो बात यही थी कि जो शिवसेना पहले से ही हिंदुत्व के विचारधारा के आधार पर बनी और उसी पर आगे बढ़ी है, उद्धव ठाकरे उस विचारधारा से भटक चुके हैं। उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ उसी तरीके की तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं जो पिछले 70 सालों से चल रही है, मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए। अब एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से ये कह दिया कि हमारी पार्टी का विचारधारा जो है वो है हिंदुत्व का। जब इस बार दशहरे की रैली हुई तो उस समय भी एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर अपने स्टेज पर लिखा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार है वहां पर, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसे संगठनों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाती रही है। तो अब महाराष्ट्र में धीरे धीरे ये डर फैलाने की कोशिश की जाएगी कि आप बोलते तो हो, बात तो करते हो, लेकिन
ऐसी बातें न किया करो जिससे कि मुसलमानों के खिलाफ हंगामा खड़ा हो सके। तो ये धमकी एक तरह से डर दिखाने की स्थिति है कि डर पैदा किया जाए और उस डर के माध्यम से कम महाराष्ट्र में जो वहां पर पीएफआई के जो स्लीपर सेल अभी भी मौजूद है, क्योंकि पीएफआई पर बैन लगाया गया, 300 से ज्यादा उसके नेता पकड़े गए, उसके अकाउंट को सील किया गया है और करोड़ों की संपत्ति उनकी जब्त भी की गई है। उनके अकाउंट में जो 80 से 90 करोड़ की बात हो रही थी, उसके बाद ये बात आई कि 120 करोड़ रुपया जो विदेशों से आए हैं उसको भी सील किया गया है। तो उस ट्रांजैक्शन को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन पीएफआई ने कभी ये नहीं डिक्लेयर किया कि उसके मेंबर कौन कौन हैं, कहां कहां से हैं, क्योंकि पीएफआई एक एनजीओ की तरह काम करती है। एनजीओ की तरह वो रजिस्ट्रेशन उसका हुआ था और उसने अपने मेंबर के बारे में कभी बताया ही नहीं। चूंकि संगठन है तो उसके कई ऑफिस होंगे, तो ऑफिस बियरर का नाम वो बताता था, उसके डिटेल की जानकारी थी, इसलिए उन लोगों के ऊपर छापेमारी की गई और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जहां तक उसके मेंबर्स की बात है, वो भी तो उसी विचारधारा से चलता है, वो उसे उसी कट्टरपंथी विचारधारा के रास्ते चलने के लिए सिखाया गया था। तो अब महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ये धमकी दी गई है, वो एक संकेत है कि ये पीएफआई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। वो पीएफआई को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और वो वैचारिक स्तर पर इसे जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे अगर कोई दूसरा संगठन हो तो उसको इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ने का मौका मिल सके। जब पीएफआई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी कि लोगों के जहन से पीएफआई का नाम खत्म हो जाएगा, उसके विचारधारा खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद इस तरह के संगठन को खड़ा करने में सालों लग जाता है। जिस तरीके से सिमी पर प्रतिबंध लगाने के बाद पीएफआई का विचारधारा आया था, लेकिन यह माना जाता रहा शुरू से ही। जब केरल में इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो केरल के हाई कोर्ट ने भी बोला था कि ये जो सिमी है, सिमी के कई लोग पीएफआई के साथ जुड़े हैं और इसी के कारण सिमी प्रतिबंधित होने के बावजूद भी अभी लोगों के दिमाग में जिंदा है। तो महाराष्ट्र की जो घटना है इस बात का संकेत देता है कि पीएफआई को खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बैन के बाद उसके विचारधारा को खत्म किया जाए और जो लोग इस तरह के एक्टिविटी कर रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, उस पर तत्काल सुनवाई की जाए और पुलिस इस पर एक्शन ले। अगर 1, 2, 4, 10 ऐसे सामान्य श्रेणी में रहने वाले लोग हैं वो भी पकड़े जाएंगे, तो उसके बाद पता चलेगा कि पीएफआई का नाम लेना, उसका समर्थन करना और उसके नाम पर धमकी देना कितना बड़ा जो भारी साबित हो सकता है, उनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है। राजीव जी, इस धमकी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी क्या कुछ कदम उठा सकती है? देखिए, बीजेपी तो अभी कदम उठा रही है और अभी जो शिंदे और बीजेपी की सरकार है 100 दिन पूरे कर चुके हैं। 100 दिन में जो उपलब्धियां हैं उन लोगों ने सामने रखे हैं, लेकिन अभी इसके बाद जिस तरीके से सीएम शिंदे ने बार बार इस बात की घोषणा की है कि यहां पर आतंक के लिए, कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं होगी। महाराष्ट्र में पिछले 2-2.5 सालों से जो सरकार चल रही थी, हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे ही थे, लेकिन इस बीच उन्होंने भी उसी तुष्टीकरण की नीति को अपनाया जो कांग्रेस और एनसीपी अपना रखी थी। इसलिए जब विवाद पैदा हुआ, जब महाराष्ट्र में 2 बड़े मुद्दे और मुंबई में उसको कह सकते हैं कि 2 बड़े मुद्दे उठे। एक सबसे बड़ा मुद्दा उठा अजान को लेकर कि अजान जो माइक पर किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और ये मुद्दा जब उठा तो उद्धव ठाकरे, एनसीपी, कांग्रेस, ये तीनों पार्टियों की सरकार जो थी, इस पर कोई सख्त आदेश जारी नहीं कर पाई। अब उस पर चल रही है विचार इस बात के लिए सरकार कर रही है कि जो उस समय कुछ सख्त नियम की जरूरत थी, अब उस पर एक सख्त आदेश लाया जाए, एक कानून लाया जाए कि माइक से आप किन किन जगहों पर, कैसे स्थितियों में, किस समय में आप माइक का इस्तेमाल भजन, कीर्तन या फिर अजान के लिए कर सकते हैं। ये बड़ा मुद्दा रहेगा। और उसके बाद जो पिछले 2.5 सालों से चलता रहा है, जो मनमानियां चलती रही है, एक अल्पसंख्यक होने के नाम पर मुसलमानों ने तांडव मचाया है, उसके खिलाफ भाजपा और शिंदे की सरकार
सख्त रुख अपनाने वाली है। अब बीएमसी का चुनाव होने वाला है, उसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन बीएमसी के चुनाव से पहले कुछ ऐसे नियम कानून आने वाले हैं जो इन लोगों को पता चलेगा कि अब किसकी सरकार यहां बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से काम कर रही है, इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और इन धमकियों का जवाब भी इन लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि पीएफआई को वैचारिक तौर पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया, लेकिन जो भी लोगों के जेहन में, जो कट्टरपंथियों के जेहन में पीएफआई जैसे संगठन और उसके विचारधारा पनप रहे हैं, उसको जड़ से खत्म करना है। और इसके लिए एक सख्त तरीके से एक सोसाइटी के लेवल पर, सामाजिक लेवल पर भी एक तैयारी करनी पड़ेगी कि ऐसे लोग जो भी धमकी देते हैं, जो हंगामा खड़ा करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। तो पीएफआई के बैन लगने से इस संगठन के मेंबर अब नीचता पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर से बीजेपी विधायक को पीएफआई की ओर से धमकी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। विधायक विजय कुमार देशमुख को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीएफआई ने जिस लेटर में विधायक को धमकी दी है उसमें साफ लिखा गया है कि सरकार ने ये अच्छा नहीं किया और अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएफआई की धमकी पर अब सरकार क्या एक्शन लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। कल एक बार फिर महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।